बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सुख भरे सारे पल हों इसी साल में, उलझने सारी हल हों इसी साल में। अब तक हम और आप उलझे हैं जिन सवालों में, हर सवाल का हल हो इसी साल में। नमस्कार, कैसे हैं आप? नए साल की पहली मुलाकात, पहला सच के साथ 2025 एक्सक्लूसिवली आप जुड़ चुके हैं डीडी किसान के साथ, और मैं और आप मंगलवार और गुरुवार से मिलते हैं। और ये पिछले कई महीनों की मुलाकात का सिलसिला है कि 2025 में भी उसी जोश के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, शिद्दत के साथ मैं और आप जुड़ेंगे। तो फिर अपने वायदे के अनुसार बात आपकी, और आप जानते ही ना कि डीडी किसान आधी आबादी, जिसे हालांकि मैं आधी नहीं मानता हूं, पूरी आबादी मानता हूं, क्योंकि हमें और आपको वो संपूर्ण करती है। उसी आधी आबादी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रयासरत हैं, और वो चाहते हैं कि महिलाओं की उपयोगिता, उनकी क्षमताएं और उनकी परचेजिंग पावर और घर को चलाने की तमाम पावर्स इंक्रीज हो, इनहैंस हो, और वो लगातार प्रगति के पथ पे अग्रसर हों। और उसी एक खूबसूरत सी कोशिश का नाम है बीमा सखी। अभी तक आपने सुना था ना दूसरी तरह की और सखियों का नाम, जैसे कृषि सखी थी, ड्रोन दीदी भी उसी में हम शुमार कर सकते हैं, बैंक सखी भी उसी में शुमार थी, और अब बात है बीमा सखी की। बीमा सखी को लेके जितने सवाल आपके मन में आज हैं, अगले 50 से 55 मिनट गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, सारे सवालों का जवाब आपको यहीं मिलेगा। आप कैसे जुड़ सकते हैं, इस योजना में क्या खास है, क्या टारगेट रखा गया है, सरकार की तरफ से किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी योजना को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं। तो A to Z पूरी ABCD बीमा सखी की हम आपको आज समझाएंगे, और यही कहना है अगले 50 से 55 मिनट आपको सिर्फ हमारे साथ रहना है। मेरे शो की रवायत है कि एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद बेहद खास मेहमानों को खास पैनल हमारे साथ जुड़ता है, जो आपको एक एक करके बारीकी के साथ माइन्यूटली हर पॉइंट समझाता है। तो फिर इस रिपोर्ट के बाद मैं लौट रहा हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं 2025 का पहला सच के साथ। केंद्र सरकार की हमेशा से कोशिश रही है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनकी स्थिति को और मजबूत किया जाए, और ये आधी आबादी अपनी मौजूदगी से पूरे देश के विकास को पूरा कर सके। महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, और योजनाओं की इसी फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, और वो नाम है बीमा सखी। बीमा सखी योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। इस योजना को शुरू करने का मकसद महिलाओं को सशक्त करना है, खासतौर पर उन महिलाओं को जिनकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है। इस योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण और आर्थिक मदद देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत अगले 3 साल में 2 लाख महिलाएं बीमा एजेंट बनेंगी। बीमा सखी योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बैंक सखी और कृषि सखी की तरह ही महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बीमा सखी भी विकसित भारत का आधार स्तंभ बनने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जिस सेवा का लाभ पाने से कभी महिलाएं वंचित रही, आज उसी सेवा से दूसरे लोगों को जोड़ने का जिम्मा उन्हें दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीमा सखियों का योगदान पैसे कमाने के अलावा और भी बहुत कुछ होगा। उन्होंने कहा कि भारत में इंश्योरेंस फॉर ऑल, यानी सबके लिए बीमा ही हमारा लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए बीमा सखी की अहम भूमिका होने वाली है। अगर आप भी इस बीमा सखी योजना से जुड़ती हैं, तो आपको पहले 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां पर आपकी वित्तीय समझ बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को कुछ निश्चित रकम भी दी जाएगी। वहीं जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो फिर ये महिलाएं LIC बीमा एजेंट के तौर पर काम कर पाएंगी। दूसरी तरफ जो सखी बैचलर पास होंगी, उनके पास डेवलपमेंट अधिकारी बनने का मौका भी होगा।
LIC की ओर से खास तौर पर महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। इस स्कीम में 10वीं पास महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना में शामिल होने वाली महिलाओं को बीमा की जरूरत से लेकर हर पहलू को बताया जाएगा। योजना के तहत बीमा एजेंट बनकर महिलाएं लोगों के बीच इंश्योरेंस फॉर ऑल मिशन को फैलाने का काम करेंगी। साथ ही साथ परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास भी किया जाएगा। बीमा सखी योजना का हिस्सा बनकर महिलाएं वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर तो होंगी ही, साथ ही महिलाओं को स्थिर करियर का अवसर भी मिल सकेगा। यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि आप बीमा सखी योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकती हैं। आप इसके लिए अपने नजदीकी LIC शाखा में संपर्क कर सकती हैं। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आप LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद क्लिक हियर फॉर बीमा सखी पर क्लिक करें। अब एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और एड्रेस सहित सभी डिटेल्स भरें। अगर किसी LIC एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर, कर्मचारी, मेडिकल एग्जामिनर से जुड़े हैं तो फिर उसकी डिटेल भी यहाँ दर्ज करें। इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करके प्रोसेस को पूरा करें। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में बीमा सखी से जुड़ी तमाम जानकारियों को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी समझने की कोशिश होगी कि कैसे बीमा सखी महिला उत्थान में अहम भूमिका निभाने वाली है। तो इस रिपोर्ट का आपने देखा और कुछ बातें हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझा चुके हैं, लेकिन कुछ और बातें हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि बीमा सखी एक बेहद शानदार योजना है जो बस अब आपके पास है। कैसे आप समझ सकते हैं, परिचय में कराता हूं मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र कुमार साहब, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं LIC से, स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, स्वागत आपका हमारे शो में। मेरे साथ अविनाश चंद्रा जुड़ रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, अक्सर अपनी बात बेबाकी के साथ करते हैं और आज अविनाश से कुछ ऐसी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है अविनाश आपका। मेरे साथ दिव्या शर्मा जुड़ रही हैं, बीमा सखी हैं और बताएंगी कैसे इस योजना का फायदा उठा रही हैं। दिव्या, स्वागत आपका। सबसे पहले अविनाश, आप ही के पास आना चाहूंगा। एक ऐसी कोशिश जो अलहदा नजर आती है, जो अलग नजर आती है, जो ये बताती है कि भाई सरकार को महिलाओं की कितनी फिक्र है, क्या इसी कोशिश में बीमा सखी एक नई इबारत लिखने को तैयार है? पहली नजर में बीमा सखी को लेकर हम क्या समझें? नमस्कार घनश्याम जी। सबसे पहले तो DD किसान के दर्शकों और समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमने जो नववर्ष का पहला ये विषय चूज़ किया है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आधी आबादी है हमारे देश की, उसमें से एक बड़ा तबका जो है वो किसी न किसी तरीके से आर्थिक रूप से अपना योगदान देश की तरक्की में और अपने खुद के विकास में दे पाने में सक्षम नहीं है। और हमारा देश तभी और आर्थिक तौर पर और तेजी से तभी बढ़ पाएगा जब हम उसमें महिलाओं के योगदान को सुनिश्चित कर पाएंगे। अब सिर्फ महिलाओं को आप किसी तरीके से उनको सिर्फ पैसे दे दीजिए या कुछ सुविधाएं दे दीजिए, देखिए मैं इसका कभी पक्षधर नहीं रहा हूँ और मुझे लगता है और ये काफ़ी ऑब्वियस भी है कि सरकार भी, केंद्र सरकार कम से कम इसके पक्षधर नहीं है। तो वो चाहती हैं कि महिलाओं को हम किसी तरीके से भी मुख्य धारा में, ऐसी महिलाएं जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकी हैं और आर्थिक विकास में अपना ज्यादा योगदान नहीं दे पा रही है। ये योजना अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी तरह की कोई आर्थिक मदद महिलाओं को दी जाती तो उसमें भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, आप आर्थिक मदद दी जाती है, मैं पॉलिटिकली नहीं जा रहा हूँ उस डिबेट में, लेकिन आप उसको मतलब क्वेश्चनिंग करेंगे और इसको सही बता देंगे, थोड़ा अजीब लगता है। बीमा सखी अच्छी है, वो समझ में आ रहा है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सिर्फ किसी को न्यूट्रल चाहता हूँ ना सर आपसे बात, सिर्फ किसी को किसी तरीके से पैसे दे देना या कुछ भी
ऐसे ही दे देना। देखिए जब पहली वैश्विक महामंदी आई थी दुनिया में 1939 के आसपास, तो उस समय क्या हुआ था कि लोगों के पास बिल्कुल काम नहीं था और इन्फ्लेशन इतना हो गया था, तो फिर बहुत सारे देशों ने क्या कराना शुरू किया कि अपने यहाँ के लोगों को यूं ही पैसे बांटने शुरू कर दिए। तो जब आप पैसे बांटने शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था में उसका योगदान नहीं हो पाता है, बल्कि नुकसान होता है। जापान ने उस टाइम क्या किया कि अपने देशवासियों से गड्ढे खुदवाने का काम किया, और आज भी हम इंडिया में भी गड्ढे खुदवा ही रहे हैं। खैर, तो इसमें ये होता है कि आप भरे जा रहे हैं सर, अर्थव्यवस्था जो गड्ढे खुदे थे पिछले सालों में वो भरे जा रहे हैं। लेट मी करेक्ट, अब आगे कंटिन्यू करिए। आप अर्थव्यवस्था में लोगों को जोड़िए, खास करके महिलाओं को, एक आधी आबादी को आप इससे अलग नहीं रख सकते। ये बहुत बढ़िया प्रयास है कि आप उनको शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको स्टाइपेंड दे रहे हैं और उनको रोजगार का अवसर दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ इस पॉइंट पे आना चाहता था कि आप किसी को सिर्फ दे के मदद नहीं कर सकते। उनको जब तक कि आप उनको सक्षम नहीं बनाएंगे कि वो एक तो वो अपनी मदद खुद कर सके और अपने साथ साथ अपने परिवार और देश की मदद कर सके, अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। तो इस प्रकार से अब देखिए, केंद्र सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो टारगेट ग्रुप है उसको वो मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपको हमने दे दिया, अब आप बैठ जाइए और कुछ मत करिए। आप भी अपने तरीके से प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करें और मिल के फिर हम इसको करते हैं। अब बीमा सखी ये जो योजना है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट स्कीम है ये, और आप इसमें देखिए कि 18 साल से 70 साल की महिलाओं को इसके उसमें परिधि में रखा गया है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी, अगर आप देखते हैं कि रोजगार योजना होती है या और इस तरीके की योजनाएं होती हैं, तो आमतौर पे क्या होता है कि जो वर्किंग एज है 30, 35, 40 साल तक के लोगों को ही उसमें समाहित किया जाता है। इस बार जो 70 साल तक की महिलाओं को इसमें लाया गया है, ताकि हर तरीके की जो महिलाएं हैं वो ट्रेंड हो सकें और अपनी आजीविका तो कमा ही सकें, साथ साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। और इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका भी है कि आप आराम से आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही ठीक है आप आ गए और आपको टारगेट दे दिया और आपने काम करना शुरू कर दिया। आपको 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी और हर साल आपको पहले महीने से स्टाइपेंड दिया जाएगा। इससे बढ़िया चीज़ और क्या हो सकती है कि महिलाएं आएँ और सीखें कि किस तरीके से उनको बीमा सखी योजना का लाभ उठाना है, कैसे जो स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी लेनी है, और फिर वो फील्ड में जाएं, लोगों को का बीमा कराएं, उस योजना से जोड़ें और सबको सुरक्षित रखने में, सबका फ़ायदा कराने में वो अपना योगदान दें। तो ये एक तरीके से बहुत ही बढ़िया स्कीम है। ठीक है, तो एक सार्थक कदम बढ़ता हुआ नजर आता है। आपसे मैं बात करूंगा और भी, अविनाश आप मेरे साथ रहिए। और मेरे साथ दिव्या शर्मा जुड़ रही हैं, जो खुद बीमा सखी में अप्लाइड हैं और उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो दिव्या, पहले तो अनुभव बताइए अपना, मन में कैसे ख्याल आया है कि आपको भाई बीमा सखी बनना है? जी बोलिए दिव्या। सर, मेरे पास एक मैम की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बीमा सखी का आइडिया बताया था। तो मैं गई थी, इंटरव्यू देने गई थी मैं। उसके बाद मेरा IRDA का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर मेरा अभी कोड जनरेट हो गया है और अभी मेरा अपॉइंटमेंट प्रोसेस में चल रहा है। तो बीमा सखी मुझे ऐसी अच्छी लगी कि जैसे हम इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब भी है हमारी। जैसे कई महिलाएं होती हैं जो घर से बाहर कदम नहीं रख पाती हैं, उनके घर पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं, सास ससुर होते हैं, माँ बहन होती है, बच्चे होते हैं, उनके बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिनकी वजह से महिलाओं को खुद के लिए बाहर जाने का टाइम नहीं मिल पाता है। और वो ये भी चाहती है कि मैं अपनी परिवार के लिए कुछ करूं, परिवार की आमदनी में अपना हिस्सा दूं, ताकि मेरी भी कोई इज्जत हो। कहीं घरों में ऐसा होता है सर कि महिला चाहे पूरा दिन घर का काम कर ले, कुछ भी कर ले, वो मर जाए बच जाए, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ऐसे ही कहेंगे जो आदमी बाहर जा रहा है बस वही कमा के ला रहा है, घर वाली महिला कोई काम नहीं करती, वो पूरा दिन बस आराम करती रहती है। तो मेरी उन माताओं बहनों से यही निवेदन है कि आप भी इस बीमा सखी योजना से जुड़ें, जिससे आप अपना आमदनी भी कर सकती है अपनी, और सम्मान भी बढ़ेगा, आपका सम्मान भी बढ़ेगा, और आप अपनी
तो दिव्या, ये सारी चीजें जब आई, आपने सोचा कि बीमा सखी बनना है, तो समझ में आया कि बीमा सखी में करना क्या होगा? मेरे व्यूवर्स को समझाइए कि आपका हौसला वाकई काफी कमाल का है। अगर आप कर रही हैं तो मेरे तमाम व्यूवर्स को समझाइए बीमा सखी में करना क्या होगा आपको। बीमा सखी में आपको जैसे कॉलिंग करनी होती है, इंश्योरेंस फॉलोवर, आपको फील्ड में जाना होता है, आप घर से बैठ के कॉलिंग कर सकते हैं। आप कहीं आपके रिश्तेदार होते हैं, उनके थ्रू आप अपने रेफरेंस दे सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है घर में। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगता है? जब ये स्कीम अभी हालिया तो बोला ही गया है, लॉन्च ही हुई है, उसके बाद आपने अप्लाई भी किया, कितना समय लगा पूरा? सर मेरा पूरा समय 10 से 15 दिन का लगा था। मैंने इंटरव्यू दिया था 15 दिसंबर को, और फिर मैं एग्जाम देने गई थी 23 दिसंबर को। जी। तो पढ़ाई लिखाई कुछ मानते हैं इसमें? कितनी क्लास तक आपको एजुकेटेड होना चाहिए, कुछ ऐसा भी है दायरा? इसमें क्लास कोई एजुकेटेड नहीं है। 10वीं पास महिलाएं, 12वीं पास महिलाएं और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली वो सारी इस योजना से जुड़ सकती हैं और अपना खर्चा खुद उठा सकती हैं। अच्छा, और जो टेस्ट आप बोल रही हैं कि एक टेस्ट हुआ आपका, उस टेस्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या पूछा जाता है? उस टेस्ट में इंश्योरेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कितने टाइप का होता है, इंश्योरेंस में क्या मिलता है, क्लेम, बोनस, ये सारी चीजें उसमें दिखाई जाती हैं। तो उसकी तैयारी करने का क्या ढंग होता है? आपने तो उसकी तैयारी सर पहले तो उसकी ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है, नहीं तो कोई ऑफिस अपने ऑफलाइन भी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो उस एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए भी तैयारी होती है आप कह रहे हैं? जी सर। तो वो तैयारी कौन कराता है? सर वो तैयारी आपको इंश्योरेंस कंपनी खुद करवाती है, जिसके थ्रू जैसे आप अपने नज़दीकी सेंटर से जुड़े हैं कि आपके अगल बगल LIC का ऑफिस है, तो आप चाहे ऑफिस जाके कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब सबका गुरु है सर, आप यूट्यूब से भी उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी कराते हैं या आपको बता देते हैं यही सवाल आएंगे, इसका जवाब? नहीं सर, तैयारी करवाते हैं पूरी। अच्छा जी ठीक है। तो अब कब से आप काम करना शुरू कर देंगी? सर मैं अभी काम करना शुरू कर दूंगी 10 तारीख से। 10 तारीख से जी ठीक है। आप मेरे साथ रहिए। हमारे साथ देवेंद्र कुमार भी जुड़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं LIC से, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अविनाश एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। अविनाश, एक बीमा सभी के लिए जरूरी है और प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि भाई इंश्योरेंस फॉर ऑल, इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में एक महिला जब अपनी जिम्मेदारी निभाती है तो ये और कितना इम्पैक्टफुल दिखाई देता है? बिल्कुल, महिलाओं की जो भागीदारी है इस तरीके के कार्यों में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं। आप देखते हैं कि जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ लोगों को कन्विंस करना है, देखिए मुझे ये भी लगता है कि महिलाओं के इस क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने से एक बड़ा ही परिवर्तन आएगा और महिलाओं को वो जोड़ सकेंगी अपने साथ। अभी क्या होता है कि आमतौर पे जो बीमा होता है वो पुरुष खरीदता है, अपने लिए खरीदता है, अपनी बीवी बच्चों के लिए, परिजनों के लिए खरीदता है। जब महिलाएं एक्टिव होंगी और वो महिलाओं को कन्विंस करेंगी और महिलाएं भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, प्लान करेंगी इंश्योरेंस खरीदने के लिए या अपने घर में लोगों को कन्विंस करेंगी। अभी क्या है, आमतौर पे जो लोग LIC लेते हैं वो कहीं ना कहीं से उनका जो सबसे पहला मोटिव होता है वो टैक्स बचत करने का होता है, या फिर एक अर्निंग उनको ये समझ में आती है कि हमें एक टाइम के बाद कुछ उससे रिटर्न मिलना शुरू होगा। हालांकि जीवन बीमा का ये उद्देश्य नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके बाद आपके जो डिपेंडेंट हैं उनको किस तरीके से आर्थिक मदद दी जा सके, ताकि आपको जैसा जीवन आप अभी जी रहे हैं आपके बाद आपके परिजन भी उस तरीके से जी सकें। खैर, तो जब महिलाओं को कन्विंस करेंगी, उनको अच्छे तरीके से समझाएंगी कि किस तरीके के और प्लान्स हैं जो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए या उनके परिवार के लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हैं, तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा ये लोग इसमें, इस कवरेज क्षेत्र में इसमें शामिल होंगे, महिलाएं भी शामिल होंगी और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मेरे जहन में ये भी आता है ना कि भाई LIC एजेंट तो आप वैसे भी बन सकते थे, तो LIC एजेंट तो बनाती ही रही है, हम देखते ही रहे हैं। अब उसे बीमा सखी का लबादा उड़ाना क्या जरूरी था? और अगर इसको इस पैकेजिंग में शामिल किया जा रहा है, इस कवर के साथ पेश किया जा रहा है, तो फर्क क्या है? देखिए, दो उसमें फ़र्क है बेसिक। एक तो ये है कि आप जब इस बीमा सखी योजना के माध्यम से जब आप इसमें जुड़ते हैं तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। सबसे पहली बात ये। जब आप डायरेक्ट जाते हैं
तो जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, आप बीमा कराना शुरू कर देते हैं, तो उसके जो कमीशन वगैरह मिलते हैं उससे आपकी आय होती है। लेकिन इसमें शुरुआत के 3 सालों तक जब जो बड़ा ही टफ फेज होता है, उस समय आप नए होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बहुत लिंक नहीं होते हैं और आप बीमा सेल नहीं कर पाते हैं, तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। और उस समय में बहुत सारे जो एप्लीकेंट होते हैं, जो एजेंट बनते हैं, जुड़ते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं इससे, क्योंकि उन्हें सफलता नहीं दिखती। अब इस स्कीम के तहत जो महिलाएं इसमें जुड़ेंगी, तो उनको कम से कम 3 साल तक हर महीने, पहले 1 साल तक 7,000 रुपये पर मंथ, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 का जो ये स्टाइपेंड मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कम से कम उनका एक निश्चित आय होती रहेगी और इस दौरान जो भी वो पॉलिसी सेल करेंगी तो उसका कमीशन और बोनस भी इस पे देने का प्रावधान है। इसके अलावा ये भी है कि पहले साल मान लीजिए आपने कुछ पॉलिसी सेल की, उसमें से बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं कि लैप्स हो जाती हैं, लोगों से कंटिन्यू नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप 65% तक पॉलिसीज़ आपकी कंटिन्यू रहती है नेक्स्ट ईयर तक, और वो फिर उसके अगले साल भी अगर वो कंटिन्यू रहती हैं, तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और लगभग 3 साल ख़त्म होते होते मुझे लगता है कि आप लगभग 1.5-2 लाख के आसपास, तो एक निश्चित तरीके से आप मान लीजिए कि महिलाओं की इनकम होने लगेगी। तो एक फ़ायदा ये हुआ आपको कि पहले महीने से आपको एक स्टाइपेंड मिलने लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि इसमें 70 वर्ष तक की महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है। मतलब ऐसी महिलाएं जो अपने एज, एक जो मीडियन एज है उसको क्रॉस कर लिया है, और फिर उनके सामने कुछ ऐसी आर्थिक मजबूरी आती है, या उन्हें लगता है कि मुझे अब कहीं जुड़ के और आय अर्जित करनी चाहिए, उन लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। और उनको आधिकारिक रूप से, तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का भी चांस है, जो कि और बहुत बड़ी बात है। तो 10वीं पास से लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए महिलाओं को इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा, और बड़ी आयु वर्ग की महिलाओं को भी इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब होगी अविनाश? नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी। ये एक तरीके से ये सरकारी स्कीम है जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, उन्हें आजीविका कमाने और देश की तरक्की में योगदान देने का मौका मिलेगा। तो ये है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और कुछ और खास पॉइंट्स हैं उस पर भी आज विस्तार से चर्चा होगी। एक छोटा सा ब्रेक रहेगा हमारे साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज बात बीमा सखी की, और नए साल के अवसर पर कैसे आधी आबादी को और मजबूत किया जाए, विमेन एम्पावरमेंट की बात जो हम करते हैं उसको और बल देती हुई ये स्कीम नजर आती है। सभी खास सामान लगातार हमारे साथ बने हुए दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई, जो खुद एक बीमा सखी बनने जा रही हैं। दिव्या, यहां तक का सफर तो आपने बताया, लेकिन इससे पहले की दुश्वारियां बताइए, दिक्कतें बताइए, किस तरह की प्रॉब्लम थी, घर से निकलना और वो हिम्मत खुद में जुटा पाना कितना मुश्किल था? तो हिम्मत जुटाना बहुत मुश्किल होता है सर, क्योंकि एक औरत के पास घर की सारी जिम्मेदारियां होती हैं।
और मुझे इसमें अच्छा बेनिफिट लगा कि मैं ऐसे पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ, अपने घर से काम कर सकती हूँ। जैसे घर से काम कर लिया, थोड़ी बहुत कॉलिंग कर ली, लोगों को थोड़ा कन्वेंस कर लिया, फिर लोगों के बीच में जाके कन्वेंस कर लिया उनको, तो ये सारी चीज़ें हैं। पर एक महिला जो अभी तक घर में थी, जो बाहर नहीं निकल रही थी, कुछ परिवार के जो मेंबर्स थे वही उसकी जिंदगी थी, वो हिम्मत कैसे आ गई कि बाहर भी जाएंगी, लोगों को समझाएंगी भी, पॉलिसी भी ले लो और बिजनेस भी जनरेट करना है, ये कैसे हो पाएगा? सर देखिए, पहले ये होता था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं जा पाती थी, उनको ये समझाया जाता था बचपन से कि उनकी ज़िंदगी चार दीवारों के अंदर कटेगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर सन 2024 को इस बीमा सखी योजना के बारे में बताया, तो उससे कई महिलाओं में तो हिम्मत आनी ही चाहिए सर, क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है यहाँ पे, क्योंकि घर में उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई करता है नहीं, तो वो अच्छा, आपको लगता है इज्जत उसी की है जो पैसा कमा रहा है? सर इज्जत उसी की नहीं जो पैसा कमा रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचती। हाँ। पर एक घर में जब महिलाएं काम करती है तो उस काम को कोई नहीं मानता। मतलब आप कह रही हैं, एक वो महिला जो घर में रहती है, एक वो महिला जो बाहर रहती है, कमाती है, तो जो बाहर रहती महिला है उसकी इज्जत ज्यादा होती है घर में रहने वाले के हिसाब से, ये कह रही हैं? जी सर। अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको? हम तो सबकी, हमारी माएँ, दादियाँ, नानियाँ सब घर में ही रही थी, सबकी इज्जत थी, अभी भी इज्जत करते हैं हम। सर आप भी करती होंगी? जी सर करती हूँ, पर कई परिवारों में ऐसा नहीं होता था पहले, जो आपकी अब होगा। कई परिवारों में ऐसा लगता था कि दोनों मिलके काम करेंगे, कि घर से बाहर खाली आदमी काम कर सकता, औरत काम नहीं कर सकती। पर घर को जितना अच्छे ढंग से आप चला सकती हैं, कोई पुरुष नहीं चला सकता। जी सर बिल्कुल। तो इसलिए महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त हो सकती हैं, जैसे अपने घर भी संभालेंगी और अपने बिजनेस में निकालेंगी, और हो सकता है कि कई महिलाएं आगे चलकर बिजनेस वुमन बन जाएं, जो अब तक हाउसवाइफ थी। तो इसमें तो टारगेट भी दिया जाएगा शायद कि इतनी पॉलिसीज बेचनी है या कुछ है, कुछ क्या रहेगा इसमें? टारगेट क्या रहेगा? जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा? सर टारगेट इसमें देखिए, बेसिकली 24 पॉलिसी आपको साल के अंदर करनी होती है। अच्छा। यानी आप जब के पहले साल में होंगे तो पहले 3 महीने में आपको एक पॉलिसी करनी होती है, उसके 3 महीने बाद 2, फिर 3-4, मतलब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको साल की पूरी 24 पॉलिसियां करनी होती हैं। अच्छा, मतलब पहले साल में आपको 24 पॉलिसीज करनी है, और कितने की करनी है ऐसा कुछ तय नहीं है? नहीं सर, आप सस्ती भी कर सकते हैं, महंगी भी कर सकते हैं। आप 5000 भी स्टार्ट कर सकते हैं, उनको 10,000 से भी स्टार्ट कर सकती हैं। तो 24 पॉलिसीज में से कुछ शेयर भी मिलेगा, परसेंटेज कुछ मिलेगा? जी हाँ, पहले तो इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको मंथली सैलरी भी मिलती है 7,000 रुपए। 7,000 रुपये फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर में आपको मिलेगी 6,000, और लास्ट 3rd ईयर में आपको मिलेंगी 5,000। तो इसमें जो आपको सैलरी आएगी उसमें आपको 30% तक कमीशन मिलता है। अच्छा, जो आप पॉलिसी बेचेंगी उसका 30%? हाँ जी, ठीक है। जितनी पॉलिसी आप करेंगी तो उसका 30% आपको 10,000 की आपने पॉलिसी बेची तो उसमें 3,000 और मिलेंगे आपको। हाँ जी, तो वो 7,000 में प्लस हो जाएंगे आपके। 7,000 में प्लस, तो इसमें आपकी सैलरी 10,000 हो जाती है मंथली। धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 20 भी होगी, 30 भी होगी, 40 भी, 50 भी, एंड 1 लाख तक भी हो सकती है। और 3 साल बाद जो सैलरी मिल रही है वो बंद हो जाएगी? हाँ जी, 3 साल पे वो सैलरी बंद हो जाती है आपकी, क्योंकि तब आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि आप अपनी सैलरी खुद निकाल सको अपने कमीशन के दौरान। तो आप इसे पार्ट टाइम जॉब की तरह ऑप्ट कर रही हैं या फुल टाइम करेंगी? सर मैं इसे पार्ट टाइम जॉब की तरह इन्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है तो मुझे उसे भी संभालना होता है। तो आपको लग रहा है ये मैनेज हो जाएगा? जी सर, मैनेज बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। पहले भी मैंने कई वर्क फ्रॉम होम जॉब की है, बट ये मुझे सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि इसमें होता ये था कि टास्क देते थे, अब ये करो वो करो, कि आपको इधर इतनी कॉलिंग करनी, इतना आपका वो रहेगा मंथ का, कोई सेल वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें। तो इसमें भी तो पॉलिसीज बेचनी होंगी? सर पॉलिसी में ये है कि हम इसे फील्ड वर्क भी कर सकते हैं, जैसे अपने रेफरेंस में हम पॉलिसी कर सकते हैं, और LIC भारतीय जीवन बीमा, तो ये भरोसा भी है, भरोसा भी लोगों को इस पे भरोसा होता है। हाँ जी, कई इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि क्लेम वगैरह नहीं देती, कि आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है तो कंपनी पे क्लेम नहीं देता। ठीक है। अविनाश जी भी हमारे साथ है। तो अविनाश जी, एक महिला का घर से बाहर निकलना, और जैसे दिव्या से मैं बात कर रहा था, ये बातें करने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि एक महिला जो थोड़ी सी सकुचा रही है, हिचकिचा रही है, 4 दीवारी जिसने अपना पूरा जीवन मान लिया है, पूरी दुनिया मान ली है, उससे बाहर निकलने में, और जैसे दिव्या भी कह रही है कि बेटी भी है, उनको भी संभाल लूंगी, तो ये बेस्ट ऑप्शन दिखाई देता है किसी भी और जॉब के हिसाब से? जी देखिए, LIC की जो से जुड़कर जो लोग बतौर एजेंट
अपना रोज़गार की संभावनाएं देखते हैं, उनके साथ ये एक फ़ायदा होता है, ये शुरू से फ़ायदा रहा है LIC के साथ, कि आप अपने बॉस खुद हो। आपने एक बारी ट्रेनिंग ले ली है, अपना काम करना आपने शुरू कर दिया है, आपको पता है कि एक मिनिमम टारगेट ये है, उसके आगे आप जितना करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। तो आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप अपना काम खुद कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है कि वो अपने घर से रह के और घर पे रह के या बाहर निकल के या जितना टाइम वो दे सकती हैं उतने टाइम में वो इतना काम कर लें, और जितना ज़्यादा करती जाएंगी वो, जितना अनुभव होता जाएगा उन्हें, उनका उसका फ़ायदा मिलेगा। महिलाओं के साथ एक फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत अच्छी, अगर वो थोड़ी प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी कम्युनिकेटर होती हैं, बहुत अच्छे ओरेटर होती हैं, तो भरोसा और आदमी लोगों ज़्यादा को करता है बहुत, उन पे। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से वो लोगों के साथ संपर्क कायम कर पाती हैं। और जब वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी, अक्सर हमने देखा है, मैंने जो मेरी LIC एजेंट हैं वो खुद एक महिला हैं, और उन्होंने मुझे कन्विंस किया था और मैंने अपना इंश्योरेंस उनसे लिया था। तो मुझे लगता है कि जो महिलाओं की जो ये कम्युनिकेशन स्किल है वो पुरुषों से ज़्यादा अच्छी है, और ये अगर अच्छे तरीके से करें तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो घर पे रह के, जैसे कि अभी दिव्या जी ने भी बताया है कि जब जितना टाइम आप दे सकते हैं, ज़्यादा दे सकते हैं और बहुत अच्छा है, कम दे सकती हैं कोई बात नहीं है, आप उतने में ही अच्छे टारगेट लोगों को टारगेट करें और अपना टारगेट अचीव करें। LIC के साथ अपना भी इनकम बढ़ाएं और हर तरीके से आप अपना फ्रीडम महसूस कर सकते हैं। तो LIC के साथ जुड़ने में ये हमेशा से ये फ़ायदा रहा है कि आपके ऊपर, जैसे देखिए, आप अगर निजी कंपनियों में या किसी और कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको हमेशा ही, हालांकि रिपोर्टिंग तो इसमें भी होती है, आपका जो सीनियर ऑफिसर है उनको आपको रिपोर्ट करना होता है, लेकिन वैसी डे टू डे वाली चीज़ें नहीं होती हैं, या बहुत ये नहीं है कि आपकी रोज़ आपको बैठ के और आपको रिपोर्ट करना है और उनसे बातें करनी है। आपको जब ज़रूरत पड़े, आप कहीं फंस रहे हैं, आप अपने सीनियर को इन्वॉल्व कर सकते हैं इसको, इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल करने में। अदरवाइज़ अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आ रही है तो आप खुद से कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए ये मुझे लगता है कि अविनाश, ऐसा बहुत तो नहीं हुआ फायदेमंद है। कि अब इसमें पैसे तो आ ही रहे हैं हर महीने और किसी ने ज्वाइन कर लिया, माना किसी के पति ने अपनी पत्नी को ज्वाइन करवा दिया, हाँ। और हर महीने वो 7,000 रुपए आने ही आने हैं, हाँ। पॉलिसी बेचे या ना बेचे, क्या मिसयूज होने की चांस नहीं? नहीं, तो वो अगर अगले साल तक आप टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं 24, तो फिर वो आपके लिए परेशानी तो का एक साल सबब है। तो आ गए 7,000 फिर जी, मतलब एक साल तो बिना काम के भी 7,000 आ रहे हैं। हाँ। क्या तो इस पे कोई मॉनिटरिंग होगी या नहीं होगी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ऐसे तो कोई भी करके कर लेगा 7,000 में, आ ही रहा है देखिए, उसका। जैसे आपको लग रहा है, हाँ। जैसे एक टर्म आप बता रहे हैं कि हो सकता है कि हाँ ठीक है हम काम नहीं कर रहे हैं, 7,000 ही, लेकिन आप ये सोचिए कि 7,000 ही क्यों, 17,000 क्यों नहीं, 27,000 क्यों नहीं? अगर आप उससे जुड़ रहे हैं और आप थोड़ी सी मेहनत कर दें, आपको ट्रेनिंग दी ही जा रही है और आपके ऊपर कोई प्रेशर है नहीं, आपने थोड़ा काम किया, आप 7,000 की जगह आपको 17,000 मिलने लगे, 27,000 मिलने लगे, तो क्या ही बुराई है? तो आप जुड़िए इसमें, और वो कुछ भी हो सकता है। कोई पुरुष अपने घर की महिला को उसमें जोड़ता है तो वो उनको प्रोत्साहित कर रहा है, या किसी भी तरीके से अगर वो जोड़ रहा है, तो हमेशा ही आप तो ज़्यादा कमाने की तरफ देखेंगे ना, आप क्यों उतने 7,000 रुपये में क्यों रहेंगे, और वो भी एक साल तक। आप अच्छा करेंगे और आप और कई सालों तक बढ़िया कमाते रहेंगे। और मैंने देखा है, जैसे दिव्या जी ने बताया है कि कई सारे ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी सैलरी, जिनका कमीशन 1.5 2 लाख रुपए आता है, मैंने अपने आंखों से देखा हुआ उनका चेक। तो आप इसमें जितना मेहनत करेंगे उतना आपको कमीशन और बोनस और मिलता ताउम्र रहेगा। आता रहता है जब हाँ, पॉलिसीज बिल्कुल चलती बिल्कुल, हैं। जब तक पॉलिसीज चलती रहेगी। आपने मान लीजिए कि किसी साल जब आपका टारगेट पूरा हो गया, उससे ज़्यादा आपने पॉलिसी नहीं सेल करी है, तो तभी भी आपको कमीशन तो आ ही रहा है। तो वो फ़ायदेमंद होता है, और किसी भी तरीके से महिलाएं इससे जुड़ें और इसका फ़ायदा उठाएं, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी बात हो। पर क्या ये इस और भी एक बड़ा कदम है अविनाश जी की इंश्योरेंस, जिसे हम शायद कभी कभी बहुत हल्के में आंक लेते हैं, कई बार हम उतनी अहमियत नहीं देते हैं, क्या ये एक दूसरे तरीके से देखें तो एक बड़ी कोशिश उस ओर भी है कि इंश्योरेंस को लेके लोग कम से कम अवेयर हो जाएं? देखिए, जब घर की महिलाएं अपने घर के अपने हस्बैंड को या माता पिता को किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित करती हैं और बताती हैं, समझाती हैं, तो उसका असर ज़्यादा पड़ता है। आपने सही कहा है, और मैंने जैसा कि अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा था कि अधिकतर लोग 60 to 70% लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं वो
टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, आईटीआर में टैक्स बेनिफिट लेने के लिए एक ले लेते हैं कि चलो अपना कुछ हो जाएगा, या बहुत सारी कंपनीज हैं जो मैंडेटरी कर देती हैं आपको लेना ही है, तो उस लिए लेते हैं। बहुत ये देख के नहीं लेते हैं कि मेरा इससे क्या बेनिफिट होना है या मेरा कुछ बड़ा ये एक प्लान मोटिव है, उस तरीके से बहुत कम लोग लेते हैं। तो जब इस फील्ड में महिलाएं, ट्रेंड महिलाएं इसमें आएंगी बीमा सखी या ऐसी योजनाओं के माध्यम से, और वो जाहिर सी बात है कि उनका संपर्क ज़्यादा महिलाओं से होगा पुरुषों के बनस्पत, तो वो उनको अच्छे से कन्विंस कर पाएंगी, और वो महिलाएं फिर अपने घर में अपने भाई को या पिता को या पति को समझाएंगी, कन्विंस करेंगी। जिसने कोई एक इंश्योरेंस लिया, पॉलिसी लिया भी है, वो हो सकता है कि एक और पॉलिसी ले ले। तो इससे क्या होगा कि एक बेहतर कवरेज तो सोसाइटी को मिलेगी, उस महिला का भी फ़ायदा होगा। तो सारे लोग एक अच्छे अच्छा, ज्यादा फायदा किसका होने जा रहा है, एलआईसी का कि महिला का? मुझे लगता है तीनों का। जिसने पॉलिसी ली है उसका भी फायदा होगा, एलआईसी का तो होगा ही होगा, और जो महिला सेल करेगी पॉलिसी तो उसे भी फायदा होगा। और सही बात है कि देखिए एलआईसी सरकारी होने के नाते कम से कम लोगों का इसमें ये तो भरोसा रहता है कि मुझे जो अश्योर करा गया है वो मुझे क्लेम मिल जाएगा। अभी बहुत सारे लूप होल्स ऐसे हैं जिसमें प्राइवेट कंपनीज जो हैं उन लूप होल्स का फ़ायदा या मिसयूज़ करके और लोगों को उपयुक्त क्लेम देने से बचती रही हैं। हालांकि कंज्यूमर फोरम और IRDA ये सब इन्होंने बहुत नकेल कसने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें वो जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिल पाया। LIC के साथ लोग इस चीज़ को लेके सुनिश्चित रहते हैं। तो मुझे लगता है कि तीनों का फ़ायदा है, समाज का भी जिसने एक बढ़िया कवरेज लिया है, और LIC का तो खैर होगा ही होगा, और तीसरा वो एजेंट जिसने उस पॉलिसी को सेल किया है, अगर वो पॉलिसी कंटिन्यू हो रही है तो उसे भी कमीशन मिलेगा और उसका भी फ़ायदा होगा। और फ़ायदा आज हमारे तमाम व्यूवर्स का भी होगा जो शो को देख रहे हैं। दिव्या भी हमारे साथ जुड़ी, तो दिव्या क्या टारगेट सेट किया है? 7,000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा हर महीने फर्स्ट ईयर में, उसके बाद किस तरह की प्लानिंग, किस तरह का होमवर्क आप इन दिनों कर रही हैं ज्वाइनिंग से पहले? सर ज्वाइनिंग से पहले मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ कॉलिंग की। अच्छा। कि ताकि मैं कस्टमर को और अच्छी तरह से कन्विंस कर सकूँ उस पॉलिसी को। क्या क्या इस प्रैक्टिस में कैसे करती हैं आप, थोड़ा बताइए, क्या सोच रही हैं, कैसे करेंगे कन्विंस? सर पहले तो मैं उसको कॉल करके बताती हूँ कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है, इसमें आप अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं, अपने जाने के बाद अपनी फैमिली के लिए बचा सकते हैं इसे। जैसे आपने एक पॉलिसी ले ली 10,000 की, ठीक है, फिर और ये इसमें आपको ईयरली भरना पड़ता है प्रीमियम, और इसके साथ साथ ये आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी देता है। आप चाहे पॉलिसी 12 साल की लेते हैं, 25 साल की लेते हैं, तो इसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। दूसरा इसमें ये है कि अगर बाई चांस बीच में आपकी अगर डेथ हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाता है तो आपके, तो आप बोल देते हैं कस्टमर को कि आपकी डेथ होने नहीं सर, अच्छा पूछो। हाँ ठीक। इन फ्यूचर लेगा भी नहीं फिर आपसे? नहीं, इन फ्यूचर अगर ऐसा होता है तो आपके जो प्रीमियम है वो तो माफ हो जाएगा, लेकिन बाकी जो उसका बेनिफिट मिल रहा है, जैसे आपको रेगुलर इनकम आती है, मंथली इनकम आती है, चाहे कोई लोग इसे पेंशन प्लान की तरह लेते हैं, उन्हें पेमेंट आती रहती है जब तक वो पॉलिसी पूरी ना हो जाए। ठीक है, तो कई फायदे हैं और इन सारे फायदों को आज हम गिनने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्या लगातार मेरे साथ बनी हुई है, अविनाश भी मेरे साथ बने हुए हैं, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि टीवी के उस पार आप भी मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलता हूं आपसे सच के साथ दिख रहे हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ DD किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो हर मंगलवार गुरुवार होती है वहां हमारी मुलाकात जिसका नाम है सच के साथ, और सच के साथ में हम आपसे जुड़ी हुई बातों को विशुद्ध तौर पे पेश करने की, बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। और नए साल में इसी कोशिश का नाम और इस विषय का नाम है बीमा सखी, जिसपे हम कुछ बातें कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारी बातें करना बाकी है। आखिरी पड़ाव है, आप जानते हैं बहुत अहम पड़ाव है, और इस अहम पड़ाव में आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। कुछ बातें हमने की कि बीमा सखी योजना क्या है, इसके फायदे क्या हो सकते हैं। अगर आप अभी तक घर से बाहर नहीं निकली हैं तो ये एक अच्छा मौका है खुद के पैरों पे खड़े होने का, खुद को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का और नई इबारत लिखने का, क्योंकि देश के भविष्य में आधी आबादी बहुत अच्छे से, खूबसूरती से, करीने के साथ इस तस्वीर को और खूबसूरत बना सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हमेशा यही कहते हैं, आपने देखा होगा लाल किले की प्राचीर हो या फिर संसद भवन हो या फिर किसी और मंच से भी प्रधानमंत्री लगातार यही समझाते हैं, बताते हैं कि भाई महिलाएं इस देश के लिए बहुत जरूरी हैं। उनके बढ़ते हुए कदम देश को रफ्तार देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से समृद्धि, विकास की लहर सिर्फ महिलाओं के दम पर ही आ सकती है। और उसी कोशिश में एक और कदम ये जुड़ा है, इसका नाम है बीमा सखी। इससे पहले आप जानते हैं ये बैंक सखी भी हमारे सामने थी, कृषि सखी भी हमारे सामने थी, और ड्रोन दीदी को भी अगर इसी में जोड़ दें तो वो भी विमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा जरिया हो सकता है। तो ये कोशिशें लगातार प्रधानमंत्री करते रहे। वैसे आज का टॉपिक जो है वो बीमा सखी का है। मेरे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए, अविनाश मेरे साथ हैं। तो अविनाश, कई लोग ये भी जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या किसी अमुक जिले के लिए, प्रदेश के लिए, शहर के लिए है, या फिर भारत की सभी महिलाएं जो 18 से 70 साल के दायरे के अंदर हैं, जिसका आपने भी जिक्र किया, वो सब इसका लाभ उठा सकती हैं, फायदा उठा सकती हैं? जी, ये योजना जो है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। ये पूरे देश भर पे अप्लाई होता है। देश के सभी राज्यों की महिलाएं जो 18 वर्ष से 70 साल की आयु वर्ग में हैं, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती हैं। वो अपने नियरेस्ट किसी LIC सेंटर पे ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करके एक छोटा सा टेस्ट देके, टेस्ट से पहले आपको प्रिपरेशन का भी मौका दिया जाता है। आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपको 3 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसा हमने पहले भी बात किया हुआ है, कि आपको पहले महीने से ही कुछ आर्थिक स्टाइपेंड दिए जाने लगते हैं, ताकि आप जो अपना समय जो शुरू से इसमें लगा रहे हैं उसके बदले आपको एक निश्चित आय होने लगती है। तो आपको भी थोड़ा प्रोत्साहन होता है। महिलाओं को लगता है कि उन्होंने जो काम किया है, जो भी थोड़ा अपने, क्योंकि देखिए महिलाओं के साथ एक चीज़ ये होती है कि वो जब बाहर काम करने लगती हैं तो वो उनका एक अतिरिक्त काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाहर काम करना शुरू किया पुरुषों की तरह तो वो घर का काम नहीं करेंगे, वो कोई और करेगा। गुस्सा हो जाएंगे अविनाश तो आपसे आज। लेकिन देखिए फैक्ट मैं बताऊंगा, मैं खुद पुरुष हूँ, तो मैं जॉब करता हूँ, मैं बाहर आता हूँ, तो मेरे घर का कौन संभालता है? मेरे पीछे मेरी वाइफ संभालती है। और उसके बाद जी हम करना पड़ता है, खैर ऑफ रिकॉर्ड, लेकिन महिलाओं के साथ ये ऑन रिकॉर्ड है कि उन्हें अपने घर का भी काम करना होता है, और अगर वो बाहर कुछ काम कर रही हैं तो वो उसे भी संभालना पड़ता है। तो और फिर अगर उसके बाद महिलाओं को कुछ इनकम ना हो या उसको उनका कुछ फ़ायदा ना हो तो वो डीमोटिवेट होने लगती हैं। तो लेकिन अगर उनको शुरू में ही, जैसे इस योजना के तहत उनको स्टाइपेंड दिया जा रहा है 7,000 रुपये का, तो उनको कम से कम ये रहेगा कि कुछ आने लगा और हम थोड़ा और मेहनत करेंगे तो हमें इसका और फ़ायदा होगा। जैसे कि जो भी वो पॉलिसीज़ करेंगी उसका कमीशन उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, महिलाओं को इससे जोड़ना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इसमें उस आयु वर्ग की महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं जो अब तक लग रहा था, जैसे 30-35 साल होने के बाद लगता है कि अच्छा मेरी उम्र अब चली गई, मुझे अब जॉब नहीं मिलेगी, या मैं अब सिर्फ कुछ अपना बिजनेस करने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रह गया है।
उन महिलाओं को भी इसमें जोड़ने का मौका मिलेगा और कुछ आय अर्जित करने का मौका मिलेगा, सम्मान के साथ समाज में रहने का मौका मिलेगा। तो ये फ़ायदा है। ऐसे कई और सारे भी स्कीम्स हैं जो केंद्र सरकार ने चलाई हुई हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे अभी अचानक याद आया, जो हॉस्टल जो कामकाजी महिलाओं के लिए एक हॉस्टल की स्कीम निकली थी, सरकार ने चलाई थी, कि उसमें जो भी अविवाहित या विधवा महिला है, जो अकेली काम करने वाली है, किसी शहर में, बड़े शहर में जाने से पहले महिलाओं को थोड़ा ये डर रहता है कि वो कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी, तो उनके लिए एक हॉस्टल की फैसिलिटी शुरू की गई थी। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, मान लीजिए कि किसी छोटे शहर में या गांव में कोई महिला है और उसको वहाँ पे बहुत कम स्कोप नज़र आ रहा है अपने इसमें LIC एजेंट के तौर पे, तो वो दूसरे शहर में भी आ सकती हैं और वहाँ पे आके और इस हॉस्टल फैसिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे रह सकती हैं, अपनी आजीविका कमा सकती हैं, कर सकती हैं। तो पिछले काफ़ी टाइम से महिलाओं को मुख्य धारा वाली बात अब पुरानी हो गई। देखिए, बात हमेशा होती थी वुमेन डेवलपमेंट की, लेकिन अब जो हम जिस स्टेज पे हैं वो वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है, कि अब वो महिलाएं डेवलपमेंट का इंजन बने। पहले ये था कि अब वो ठीक है डेवलपमेंट वाले प्रोसेस में है, कहीं पे महिलाएं जितनी ज़्यादा आगे आएंगी इन सारी चीज़ों में, मुझे लगता है कि ये समाज को पूरे अच्छे तरीके से उसमें कवर करने का जो मौका पहले वाला मिलेगा। फेज था वो हम सही से कंप्लीट कर पाए, जिसका आप जिक्र करो कि आपने अपनी ही बात में, दिव्या ने भी अपनी बात में बोला, भाई सम्मान पैसे के साथ जुड़ता है। अगर पैसे के साथ ही सम्मान जुड़ रहा है महिला का, तो फिर तो हम मतलब सही से विकास की बात और जिस सर्वांगीण समावेशी दृष्टिकोण की बात करते हैं वो तो नहीं है फिर अविनाश। अगर पैसे से सम्मान जुड़ रहा है कि जो महिला पैसा कमाएगी वो सम्मान से जी पाएगी, तो अजीब सी बात है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि जो महिला सिर्फ पैसा कमाएगी उसे उसका ही सम्मान होगा। मैंने ये बढ़ेगा कहा समाज में, मैं बढ़ेगा, मैंने कहा है कि अगर वो आर्थिक रूप से भी, और मैंने ये भी मतलब बताया पैसा ना कमाए तो सम्मान नहीं बढ़ता है। मैंने ये कहा है कि ये उन लोगों मैं को भी, काउंटर सवाल नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ग्रिल कर रहा हूँ, मैं समाज के लिहाज से समझ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रश्नों का जवाब देते हुए। मैंने हर बार ये कहा है कि ऐसी महिलाएं, जरूरतमंद महिलाएं, 70 साल तक की उम्र की महिलाएं जो जरूरतमंद हैं, उनको ज़्यादा फायदा होगा। जिन्हें लगता था अब तक कि उनकी आयु निकल चुकी है काम करने की, और अब उन पे आर्थिक रूप से उनको ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि उन्हें कुछ ना कुछ करना है अब अपनी आजीविका के लिए, तो उनका भी ज़्यादा फायदा है। मैंने ये कहा था। हालांकि ठीक है, आप आय अर्जित कर रहे हैं तो फिर आपको फ्रीडम तो मिल ही जाती है ना, आपको थोड़ा आर्थिक फ्रीडम तो मिल जाती है, तो वो हमेशा ही आपके सम्मान को ऐड ही करेगा, आपका कुछ उसमें नुकसान नहीं होना है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि जो कमाएंगी उन्हीं का सम्मान होगा। महिलाएं, और हमारे खास करके भारतीय संस्कृति में तो महिलाओं का सम्मान है ही है, उनको देवी माना जाता है और पूजा की जाती है। लेकिन समाज में रहने का, अब देखिए बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सिंगल हैं, या फिर सिंगल पेरेंट हैं, डाइवोर्स हैं, या और भी किसी रीजन से उनके पास बहुत टाइम अब बचने लगा है। मान लीजिए बच्चे थोड़े बड़े हो गए और अब वो एज ग्रुप में है, ऐसे 40 साल के एज ग्रुप में है वो, अब उनके पास थोड़ा समय है, तो क्यों ना इसे कुछ बेहतर के लिए यूटिलाइज किया जाए। इससे उनका समाज में थोड़ा कनेक्शन भी बना रहेगा और वो अपने उस वाक्पटुता का, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का फ़ायदा उठाते हुए कुछ अर्निंग भी कर लेंगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता, ये तो विन विन सिचुएशन है उनके लिए, तो उनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। कितना व्यवहारिक लगता है आपको कि एक महिला जिसने 60-65 साल तक काम ना किया हो और वो 70 की दहलीज पे या अर्ली 70s में है, वो घर से बाहर निकलेगी, लोगों को कन्विंस भी कर देगी, पॉलिसी भी बेच देगी, टारगेट भी पूरे कर लेगी, ये क्या उतना व्यवहारिक है? बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है। देखिए, जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो तो इसी की दी जाएगी, नो डाउट। दूसरी चीज़ ये कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं जिसमें सिर्फ महिलाएं, पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी उम्र के उस पड़ाव में जहाँ पे लगता है कि अब इन्हें आराम करना चाहिए, उस पड़ाव पे उन्होंने कुछ नया शुरू किया और एक अच्छा उनका स्टार्टअप रह रहा है। मैंने कई सारे उदाहरण है। एक आजकल YouTube पे आप देखते होंगे, एक वो रेसिपी वाला चैनल है, उस पे एक बूढ़ी माता जी हैं, उनका काफ़ी फैन फॉलोइंग है, उनके बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना किचन शुरू किया है, क्लाउड किचन का आजकल वो सब चल रहा है। मेरा जो फोकस था ना समझने का, वो ये अविनाश,
एक 17 साल की बच्ची को जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो एक 69 साल की महिला को दी जाएगी, और जो 17 साल की महिला का दिमाग होगा, जो स्किल्स होगी, वो जितनी टेक्निकली इक्विप्ड होगी वो 69 साल की महिला भी होगी। देखिए, वो ट्रेनिंग हमेशा से- सेशन एक सा ही होगा क्या? हमेशा तो ये थोड़ा कहा अजीब सा जाता है इट्स नेवर टू लेट टू लर्न। और जब प्रौढ़ शिक्षा इस देश में प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया गया नहीं, वो था, अलग उस समय concept है ना फिर, उस नहीं, समय भी वो लोगों अलग को यही concept है, लगता था अविनाश। कि क्या ये जो बूढ़ी 50 साल की महिलाएं हैं, 60 साल की महिलाएं हैं, वो छोटे बच्चियों जैसे पढ़ पाएंगी या कर पाएंगी। देखिए, शुरुआत करने के लिए कभी भी कोई ये नहीं है कि आपके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, और अगर सरकार आपको ऐसे नहीं, कई बार सिचुएशन में भी अविनाश कुछ हमको इसी एज में विकल्प उपलब्ध लगता है करा कि रही है। हम अपने बच्चों के साथ उस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं है जितने में वो है, जानकारियों के लिहाज से या फिर टेक्निक मुझे के लगता हिसाब है से। कि ये नकारात्मक विचार है। नहीं, ये सिर्फ दूसरे सवालात हैं जो जहन में आएंगे। आप प्रधानमंत्री हाँ। मोदी को देखते हैं, इस उम्र में भी अगर वो बच्चों से मिलते हैं तो कभी उनसे नए नए गेम्स के बारे में बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं, पिंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको आपके अंदर एक नई चीज के लिए एक जील भी रखना होगा, एक उत्सुकता भी रखनी होगी, तभी आप समाज में नहीं, देखिए, तो अगर आप 70 वो साल में रहेंगे, कोई आ रहा होगा आप- वो तो आएगा तो वही जिसमें अपवाद की स्थिति होगी, जो नहीं, थोड़ा नहीं। सा हटकर होगा। अपवाद सब तो बिल्कुल हाँ, भी सब नहीं। वो सब वाले तो शामिल ही नहीं हो पाएंगे उसमें। देखिए, सब की तो बात ही नहीं हाँ। रही। उस उम्र में जो अगर बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कि उसने अपने आप को अपवाद वाली कैटेगरी में निकल रहा डाल दिया नहीं, है, तभी वो निकलना बाहर चाह निकल रहा है। वही आप मैं फर्क कह रहा हूँ। नहीं, फर्क समझिए ना। दो चीजें हैं जो सर। पहले से निकलता आ रहा है वो एक अलग दो मसला है। दो चीजें हैं। हाँ। नहीं नहीं, एक तो आपने जिस दिन सोच लिया आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी उम्र हो गई, अब मैं कुछ करने के लायक नहीं हूं, और जिस दिन आपने सोचना शुरू किया उसी दिन आप अब अपवाद वाली कैटेगरी की तरफ बढ़ना आपने शुरू कर दिया है। पहला step कदम उठाना आपका मुश्किल वही है। हो गया जिस दिन आपने सोचना शुरू किया है। हाँ। और दूसरा कदम, अगर आपको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ठीक है, आइए आप उस एज ग्रुप में हैं, आप लगता है कि थोड़ा नहीं, पिछड़ मुझे गए इस हैं, बार वाले में ना आपको कई ट्रेन सारी किया चीजें जाएगा, समझनी है। आपको अब ट्रेन किया 55 जाएगा। 55 साल का 60 साल का बंदा अपने ऊपर रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिपोर्ट कर ले, वो बताए भाई मेरा बिजनेस हुआ है, जो पूरा घर चलाते आ रहा है, सारी बपौती संभालते आ रही है महिला, वो 69 साल की उम्र में वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर ले, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मतलब व्यवहारिक उतना है या नहीं है। आप पत्रकार हैं और कवर करते हैं, मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ। मेरे पास, मैं तो एग्जांपल्स के साथ बात करता हूँ, मेरे पास ऐसे तमाम उदाहरण हैं। दो दीजिए तमाम मुझको। उदाहरण, दो एग्जांपल मुझे दीजिए। एक आप मान लीजिए, बस ये नाम जो कोट मत करिएगा। हाँ। कंपनी KFC, इसके कंपनी के ओनर आपको पता है कि 60 साल से अधिक की उम्र में थे, और वो पूरी तरीके से उनके पास कोई काम नहीं था, वो बेरोजगार थे, और उन्होंने किस तरीके से वो चिकन फ्राई सेल करना शुरू किया, और आज दुनिया भर में उनके आउटलेट हैं। हाँ। तो ऐसे तो हमारे पास हजारों एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं सर, हमें सिर्फ देखने की जरूरत है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लोगों ने अपने उम्र के उस पड़ाव में, जब उनको दादा दादी नाना नानी बन के घर में बैठे रहना चाहिए था, उस समय उन्होंने काम शुरू किया और एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो और दूसरी चीज, सरकार ने ये उनके लिए, ये मैंडेटरी तो करा नहीं, सरकार ने उनके लिए एक ऑप्शन उपलब्ध कराया है, जो चाहते हैं या जिनकी ज़रूरत है, उनको लग रहा है कि या तो मेरे पास अब थोड़ा समय बचा है, या उन्हें लगता है कि मुझे अब थोड़ा अर्न करना चाहिए, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं इसमें इन्वॉल्व होता हूं, और पहले दिन से ही, पहले महीने से ही सरकार मुझे कुछ स्टाइपेंड भी देनी शुरू करेगी, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ा रहे, मुझे लगे कि कुछ अर्निंग हो रही है और साथ साथ में मैं काम कर सकूं। तो इसमें मुझे कहीं नहीं लगता कि भी कंसर्न है, इसका मिसयूज ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? मिसयूज किस मुझे तरीके ऐसा का लग रहा है कि misuse? मतलब कुछ ऐसे ही जो बिना उत्साही लोग हैं, जिन्हें कुछ करना ही नहीं है, वो खुद को एनरोल करा लेंगे, टेस्ट पास कर लेंगे, 7,000 रुपये महीना पाएंगे। ठीक है, मैंने पहले भी कहा हाँ। 7,000 ही क्यों, अगर उनके मन में लालच है तो वो 17,000 क्यों नहीं नहीं, कोई कमाए? साथी में अगर कर रहा है फिर तो वो तो फिर बिना करे भी वो तो खुश रह सकता है, उसका क्या करेंगे? वो तो फिर बेरोजगारी भत्ता लेके भी बैठा रहे और खुश रहे। अगर 7,000 का किसी के मन में 7,000 के लिए लालच है, तो वो उस लालच को बढ़ाए 17,000, 27,000, 37,000, 47,000 करे, 7 लाख करे, कम पे क्यों माने? ठीक है, तो नया साल है, ऐसे बड़ा बड़ा सोचना है हमको ना, छोटी तो बातें नहीं करनी है। ठीक है, आखिरी पड़ाव में दिव्या, चलते चलते जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जो महिलाएं खास तौर पे आपको देख रही हैं और जो बीमा सखी बनना चाहती हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप? जल्दी से बोलिए। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप इससे जुड़ें। ये बहुत अच्छी स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, जिससे आप अपना पार्ट टाइम, फुल टाइम जॉब भी कर सकती हैं। अपने स्टूडेंट के जो बच्चे हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, या फिर जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं, उस जो हॉस्टल में रहती हैं, वो इससे करके अपना हॉस्टल का खर्चा, अपने घर का, मतलब अपना पूरा खर्चा उठा सकती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इससे जल्द से जल्दी जुड़ें।
ठीक है, तो इस योजना का फायदा उठाएं। और कैसे आप जुड़ सकते हैं, जो डिटेल रिपोर्ट हमने शुरू में आपको दिखाई थी, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, किसी LIC शाखा में भी जा सकते हैं। और अगर वो रिपोर्ट देखना छूट गई तो थोड़ी देर में इस पूरे प्रोग्राम का यूट्यूब लिंक आपके पास होगा, उसको आप देख सकते हैं। अपने कमेंट के जरिए बताइएगा कैसे लगा। वाइंड अप करूँ शो उससे पहले अपने मेहमानों को शुक्रिया करना चाहूंगा। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दिव्या आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, चर्चा में जुड़े, इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो फिर सच के साथ के इस अंक को यहीं समेटना है। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक कमेंट करके जरूर मुझको बताइएगा कि ये शो आपको कैसा लगता है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। आप देख रहे थे सच के साथ।